You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. नमस्कार। आज हम एक बहुत खास प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनसुराज के प्रशांत किशोर ने की थी और इसमें निशाने पर थे बिहार के कुछ बड़े नेता। खासकर एनडीए गठबंधन से जुड़े नेता, और आरोप काफी गंभीर हैं। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से ली गई है, मतलब उसके कुछ हिस्से हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? देखिए, हमारा मकसद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खास आरोप लगे हैं, जो सबूत जैसा कि स्रोत में बताया गया, वो पेश किए गए और जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है उसको ठीक से समझें। हाँ, चलिए इसे खोलकर देखते हैं, क्योंकि दावे बहुत संगीन हैं और नाम भी काफी जाने पहचाने हैं। शुरुआत कहाँ से करें? दिलीप जायसवाल। हाँ, दिलीप जायसवाल से शुरू करते हैं। स्रोत के मुताबिक इन पर एक बहुत ही संगीन इल्जाम है। एक व्यक्ति थे राजेश शाह, उनकी हत्या के मामले में शामिल होने का। हाँ, और स्रोत का दावा है कि इस केस को मतलब पुलिस पर दबाव डालकर गलत तरीके से बंद करवा दिया गया था। हाँ, लेकिन अब जनसुराज इसे फिर से खुलवाने के लिए हाईकोर्ट गया है। वो मांग कर रहे हैं कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे सीबीआई से जांच हो। अच्छा। और स्रोत में ये भी इशारा है कि उस वक्त के जो एसपी थे उनको कथित तौर पर कुछ फायदा पहुंचाया गया, उनकी पत्नी के पीजी एडमिशन में मदद, ताकि वो केस को रफा दफा कर दें। और ये भी अहम बात है कि जो मृतक हैं राजेश शाह, उनकी माँ और बहन, वो अब जनसुराज के साथ मिलकर लड़ रही हैं इस केस को। हाँ, स्रोत कहता है कि पुलिस और निचली अदालतों को तो किसी तरह मैनेज करके दिलीप जायसवाल ने क्लीन चिट ले ली थी, पर अब हाईकोर्ट में मामला है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। हाँ, मंगल पांडे, स्रोत में आरोप है कि कोविड के टाइम दिल्ली के द्वारका में एक फ्लैट खरीदने के लिए उन्होंने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए लिए थे। 25 लाख रुपए। और कहानी ये बताई गई कि पैसा सीधा उनके पास नहीं आया, पहले उनके पिता के बैंक खाते में गया। अच्छा। और फिर वहां से उनकी पत्नी उर्मिला पांडे के खाते में ट्रांसफर हुआ। और जब ये बात सामने आई तो पांडे का क्या कहना था? स्रोत क्या बताता है? पांडे का बचाव स्रोत के अनुसार ये था कि भाई, मैं इतना ईमानदार हूँ कि फ्लैट के लिए भी मुझे अपने पिता से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन स्रोत यही नहीं रुकता है ना, वो कुछ और भी बताता है। बिल्कुल, स्रोत इसके उलट कुछ बैंक डिटेल सामने रखता है। कहता है कि उनकी पत्नी उर्मिला पांडे का जो पंजाब नेशनल बैंक खाता है, नंबर भी बताया है 141819 करके। हाँ। उसमें साल 2019-20 के दौरान ही 2 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा जमा हुए थे। 2 करोड़ 12 लाख? हाँ, उसी दौरान। हाँ, तो यहाँ स्रोत ये सवाल खड़ा करता है कि अगर मंगल पांडे जी को फ्लैट के लिए सिर्फ 25 लाख की जरूरत थी और उसके लिए भी पिता से कर्ज लेना पड़ा, तो फिर उसी टाइम पीरियड में पत्नी के खाते में ये 2.25 करोड़ रुपए कहाँ से आए? और ये घोषित क्यों नहीं किया गया? वही तो प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज दिया पांडे को कि वो बताएं इस पैसे का सोर्स, वरना उन्होंने कहा वो खुद बताएंगे कि ये पैसा कहाँ से आया है। ये तो वाकई बड़ा सवाल है। चलिए अगले नेता पे आते हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। स्रोत उन्हें नाम बदलने का विशेषज्ञ कह रहा है। हाँ, स्रोत उनके नामों का जिक्र करता है, सम्राट कुमार मौर्य से राकेश कुमार, फिर राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी और अब सम्राट चौधरी। पर नामों से ज्यादा गंभीर है वो आरोप जो स्रोत उन पर लगाता है। क्या आरोप है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, स्रोत के अनुसार कई गंभीर बातें हैं। पहली तो ये कि 1998 में जब वो सम्राट कुमार मौर्य के नाम से जाने जाते थे, हाँ, उन पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी सदानंद सिंह की हत्या की साजिश का आरोप लगा था। अरे बाप रे। एक बम हमला हुआ था जिसमें 6 लोग मारे गए थे। स्रोत बताता है कि वो इस मामले में जेल भी गए। हाँ। करीब 6 महीने रहे और फिर कथित तौर पर नाबालिग होने के आधार पर रिहा हो गए। नाबालिग होने के आधार पर। और दूसरी बात, जब वो बाद में मंत्री बने, बिना विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हुए, तो उन्हें कम उम्र के कारण पद से हटा दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। अच्छा, और उनकी शिक्षा को लेकर भी कुछ सवाल हैं शायद। हाँ, ये मामला काफी दिलचस्प है जैसा स्रोत बताता है। स्रोत सुप्रीम कोर्ट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मतलब बिहार बोर्ड के एक हलफनामे का हवाला देता है। हलफनामा मतलब एफिडेविट? हाँ, एफिडेविट। जी। कोर्ट में दिया गया शपथ पत्र। उसके मुताबिक सम्राट कुमार मौर्य नाम का छात्र मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो गया था। अच्छा। सिर्फ 234 अंक मिले थे। मैट्रिक फेल? लेकिन हाँ, अब विरोधाभास देखिए। 2010 का जो चुनावी हलफनामा था, उसमें उन्होंने खुद को 7वीं पास बताया। 7वीं पास?
हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन करने का दावा किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जिसके अस्तित्व पर ही स्रोत सवाल उठाता है, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट पीएचडी करने का भी दावा किया। ये कैसे हो सकता है? मैट्रिक फेल, फिर 7वीं पास बताया, फिर ग्रेजुएशन, फिर डॉक्टरेट। स्रोत का मुख्य सवाल क्या है इस पर? किशोर का सीधा सवाल, जैसा स्रोत बताता है, यही है, सम्राट चौधरी ने मैट्रिक पास कब की? स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये कैसे मुमकिन है, जो व्यक्ति मैट्रिक में फेल हुआ हो, खुद को 7वीं पास बता रहा हो, वो डॉक्टरेट की डिग्री कैसे ले सकता है? किशोर इसकी तुलना करते हैं उन सरकारी क्लर्कों या अफसरों से जो फर्जी डिग्री के साथ पकड़े जाते हैं तो नौकरी भी जाती है, जेल भी जाते हैं। हाँ, सही बात है। स्रोत ये भी सवाल उठाता है कि क्या बिना मैट्रिक पास किए डीलिट मिल सकती है? बिल्कुल, ये सवाल उठाया गया है। इन्हें भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, मतलब रिकॉर्ड बना दिए। अच्छा, कैसे, कोई उदाहरण दिया? हाँ, इसे समझाने के लिए एक खास जमीन सौदे का उदाहरण दिया गया है। विस्तार से। क्या है वो जमीन का मामला? स्रोत के अनुसार 2019 में अशोक चौधरी ने कथित तौर पर अपने उस वक्त के पीए, पर्सनल असिस्टेंट योगेंद्र दत्त के नाम पर पटना के विक्रम इलाके में करीब 1.25 एकड़ जमीन खरीदी। लगभग 23 कट्टा या 76 डिसमिल। कीमत दिखाई गई 34 लाख रुपए। ठीक है। फिर 2 साल बाद 2021 में वही जमीन उन्होंने अपनी बेटी शांभवी चौधरी, जो अब सांसद हैं, उनके नाम पर ट्रांसफर करवा ली। और कीमत फिर से 34 लाख रुपए ही दिखाई गई। तो इसमें गड़बड़ी कहाँ है? लेन देन तो दिख रहा है। गड़बड़ी बताई गई है भुगतान के तरीके में। स्रोत का दावा है कि रजिस्ट्री ऑफिस में तो दिखा दिया 34 लाख का लेन देन, लेकिन असल में बैंक से योगेंद्र दत्त को सिर्फ 1 लाख रुपए ही ट्रांसफर हुए, वो भी 20 फरवरी 2021 को। सिर्फ 1 लाख? 34 लाख की जमीन के लिए। हाँ। फिर स्रोत के मुताबिक जब उनकी बेटी चुनाव लड़ने गई और शायद इनकम टैक्स विभाग का ध्यान गया कि भाई 34 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, पेमेंट सिर्फ 1 लाख का दिख रहा है, तब कथित तौर पर काफी देर बाद, कब? और यहाँ स्रोत एक बहुत ही अजीब तारीख बताता है, 27 अप्रैल 2025। 2025 मतलब आने वाला साल? ये कैसे? खैर, स्रोत में यही लिखा है। हाँ, स्रोत में भविष्य की यही तारीख 2025 दी गई है। तो उस तारीख को या उसके आसपास जाकर 23 लाख रुपए और ट्रांसफर किए गए। ये तो बहुत ही अजीब बात है 2025 वाली। खैर, स्रोत का सवाल क्या है इस लेन देन पर? किशोर का मुख्य सवाल यही है कि बाकी का पेमेंट इनकम टैक्स के नोटिस के बाद या उसके डर से ही क्यों किया गया, वो भी इतने बाद में। मतलब ये उनका काम करने का तरीका बताया जा रहा है। हाँ, स्रोत इसे अशोक चौधरी का मॉडस ऑपरेंडी बताता है, यानी पहले किसी और के नाम पर, जिसे हम बेनामी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना, और फिर बाद में उसे अपने परिवार के नाम पर ले आना। क्या अशोक चौधरी पर और भी आरोप है? ये तो एक मामला हुआ। हाँ, एक और बहुत बड़ा आरोप है। स्रोत का दावा है कि पिछले सिर्फ 2 सालों में अशोक चौधरी, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी समधन यानी बेटी की सास, और उनसे जुड़ा एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इन सब ने मिलकर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति खरीदी है। 200 करोड़ सिर्फ 2 साल में। हाँ, और किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन सभी संपत्तियों के खरीद के कागजात, मतलब डीड्स, उनके पास मौजूद है। और ये जो ट्रस्ट है, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसका क्या कनेक्शन है, ये भी बताया है। हाँ, ट्रस्ट के कनेक्शन के बारे में भी स्रोत बताता है। ये ट्रस्ट किशोर कुणाल जी के परिवार से जुड़ा बताया गया है। उनकी पत्नी अनीता कुणाल इसकी कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर हैं। अच्छा। आरोप ये है कि जब अशोक चौधरी की बेटी की सगाई किशोर कुणाल के बेटे से हुई, उसके बाद इस ट्रस्ट के जरिए भारी मात्रा में जमीनें खरीदी जाने लगी। सगाई के बाद? हाँ, सगाई और शादी के बीच ही 38 करोड़ 44 लाख रुपए से ज्यादा की जमीन खरीदने का जिक्र है, जिसका पेमेंट चेक से हुआ बताया गया है। और ट्रस्ट में और कौन लोग हैं? स्रोत में ट्रस्ट के कुछ और प्रमुख ट्रस्टियों का नाम है, जैसे जियालाल आर्य जी, जो एक सम्मानित पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और एक महिला का नाम बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की मां से जोड़ा गया है। हालांकि स्रोत कहता है कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो किशोर क्या कह रहे हैं इस पर? किशोर ने ट्रस्ट से जुड़े लोगों, खासकर अनीता कुणाल जी और जियालाल आर्य जी से अपील की है कि वो सामने आकर बताएं कि ट्रस्ट में इतना पैसा कहां से आ रहा है और इसका अशोक चौधरी से क्या लेना देना है, ताकि उनकी अपनी प्रतिष्ठा पर आंच ना आए। ये तो वाकई बहुत बड़ी रकम है, 200 करोड़। चलिए, अब लिस्ट में 5वें और आखिरी नेता की बात करते हैं, संजय जायसवाल। स्रोत में इनके बारे में क्या है?
स्रोत में संजय जायसवाल को छुटभैया नेता और यहाँ तक कि पेट्रोल चोर जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है। पेट्रोल चोर? अच्छा, पहला आरोप क्या है? पहला मुख्य आरोप ये है कि बेतिया में नेशनल हाईवे पर एक फ्लाईओवर बनना था। उसके निर्माण कार्य को उन्होंने कथित तौर पर 10 साल तक रुकवाए रखा। 10 साल क्यों? फ्लाईओवर तो विकास का काम है। स्रोत का आरोप है कि ऐसा उन्होंने अपने परिवार के पेट्रोल पंप के बिजनेस को बचाने के लिए किया, क्योंकि फ्लाईओवर बन जाता तो शायद उनके पेट्रोल पंप का रास्ता प्रभावित होता, बिक्री कम हो जाती। अच्छा, इसका कोई सबूत दिया है स्रोत ने? सबूत के तौर पर स्रोत जायसवाल द्वारा खुद लगवाए गए एक बोर्ड का हवाला देता है। उस बोर्ड में उन्होंने फ्लाईओवर में देरी के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया था। और साथ ही 2015 में जब बीजेपी और जेडीयू अलग-अलग लड़ रहे थे, तब के जेडीयू जिलाध्यक्ष थे डॉक्टर NN साही। उनके साथ संजय जायसवाल की इसी मुद्दे पर एक पब्लिक डिबेट हुई थी, उसका भी जिक्र है। ठीक है। और ये पेट्रोल चोर वाली बात, ये आरोप क्या है? ये आरोप भी काफी गंभीर है और ये बेतिया नगर निगम से जुड़ा है। स्रोत बताता है कि बेतिया की जो मेयर हैं, गरिमा देवी शिकारिया, उन्होंने 14 अगस्त 2024 को नगर आयुक्त को एक पत्र लिखा। ओके, उसमें क्या था? उस पत्र में जनवरी 2023 से जुलाई 2024 के बीच हुई नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की 5 बैठकों का हवाला था। उन बैठकों में कमेटी ने फैसला लिया था कि संजय जायसवाल का जो पारिवारिक पेट्रोल पंप है छावनी इलाके में, उससे नगर निगम की गाड़ियों के लिए तेल लेना बंद किया जाए। क्यों? वजह क्या थी? वजह बताई गई, तेल के बिलों में भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार। पाया गया कि बिल या तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिए जा रहे थे या फिर फर्जी थे। अच्छा, कितना पेमेंट हो चुका था? स्रोत के मुताबिक नगर निगम उस पंप को पहले ही 5 करोड़ 86 लाख रुपए का भुगतान कर चुका था। बाप रे, तो फिर क्या हुआ? बंद हुआ तेल लेना? आरोप ये है कि मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के इस फैसले के बावजूद अधिकारियों पर कथित तौर पर दबाव डालकर इस फैसले को लागू नहीं होने दिया गया और सरकारी गाड़ियों में तेल उसी पंप से भरा जाता रहा। अच्छा, इसीलिए किशोर ने उन्हें पेट्रोल चोर कहा? हाँ, इसीलिए। और ये भी जोड़ा कि वो 10 लीटर तेल बेचकर 20 लीटर का वाउचर बनाते हैं। स्रोत में संजय जायसवाल पर कुछ पर्सनल कमेंट्स भी हैं। हाँ है। स्रोत में प्रशांत किशोर की जायसवाल पर कई निजी किस्म की टिप्पणियां भी दर्ज है। उनके पुराने राजनीतिक इतिहास का जिक्र है, कैसे वो बीजेपी छोड़कर आरजेडी में गए, चुनाव हारे, फिर वापस बीजेपी में आए। उनके पार्टी बदलने पर टिप्पणी है। उनकी शक्ल सूरत पर भी कटाक्ष किया गया है। स्रोत में अनडेवलप बच्चा के जैसा चेहरा, ले आया बच्चा जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं और उन्हें ईडी सीबीआई जांच की चुनौती भी दी गई है। इसके अलावा जन सुराज के ही सुधीर शर्मा की टिप्पणियां भी हैं स्रोत में, जो संजय जायसवाल के चरित्र की तुलना उनके पिता स्वर्गीय मदन जायसवाल से करते हैं। मदन जायसवाल को एक सम्मानित व्यक्ति बताया गया है। अच्छा। और सुधीर शर्मा ये भी कहते हैं कि संजय जायसवाल की वजह से ही मदन जायसवाल को दुखद हालात में बीजेपी छोड़नी पड़ी थी। किशोर की बातों का वो समर्थन करते दिखे। तो ये तो थे अलग अलग नेताओं पर लगे खास आरोप, लेकिन क्या स्रोत इन सबको किसी बड़े लार्जर पिक्चर से भी जोड़ता है? प्रशांत किशोर का व्यापक तर्क क्या है? हाँ बिल्कुल, स्रोत के मुताबिक किशोर का एक बड़ा तर्क ये है कि इनमें से कई नेता जैसे दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, अशोक चौधरी, ये मूल रूप से लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से आए हैं। अच्छा। हाँ, और किशोर इससे बीजेपी और एनडीए का जो जंगल राज विरोधी नारा है उसके पाखंड के तौर पर पेश करते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि जो लोग पहले जंगल राज का हिस्सा थे वो अब एनडीए में हैं। बिल्कुल। उनका दावा है कि बिहार में आज की बीजेपी वो पार्टी नहीं रही जिसके संस्थापक कैलाशपति मिश्रा, गोविंदाचार्य या ताराकांत झा जैसे लोग थे, बल्कि ये अब अवसरवादियों और आरजेडी से आए कथित गुंडा बदमाश लुटेरों से भर गई है। और ये लोग अब बीजेपी का कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। स्रोत में ऐसा कुछ है? हाँ, इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। और बिहार की मौजूदा हालत पर स्रोत में किशोर के क्या विचार हैं? स्रोत बताता है कि किशोर बिहार की वर्तमान स्थिति को लेकर काफी निराशावादी हैं। उनका कहना है कि राज्य में भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अफसरशाही पूरी तरह हावी है, विकास के नाम पर जो पैसा आता है उसकी लूट हो रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? किशोर का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपने ही मंत्रियों और अफसरों पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जो भर्तियां हुई हैं उसका मुद्दा भी उठा था। हाँ, जोर शोर से उठाया गया। आरोप लगाया गया कि बड़े पैमाने पर पैसे लेकर और नेताओं के कोटे से भर्तियां हो रही हैं। इससे बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। यहाँ तक कहा गया कि विधान परिषद में तो महाराष्ट्र के लोग भर्ती हो रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग बिहार विधान परिषद में? हाँ, स्रोत में ऐसा दावा किया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय नेताओं के बारे में भी कुछ कहा है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी? हाँ, स्रोत में इस पर भी किशोर का नजरिया है। उनका कहना है कि बड़े राष्ट्रीय नेता, चाहे वो मोदी जी हों या राहुल गांधी, बिहार आते तो हैं, लेकिन यहाँ आकर वो बिहार की असली समस्याओं पर बात नहीं करते। जैसे बाढ़, पलायन या गंगा नदी में कटकर जो गांव समा रहे हैं, जमुनिया गांव का उदाहरण दिया गया। इन मुद्दों पर बात नहीं होती। इसके बजाय वो अपना ज्यादातर समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में ही लगाते हैं। और सरकार ने जो हाल में कुछ घोषणाएं की हैं, पेंशन बढ़ाई, मानदेय बढ़ाया, उस पे किशोर का क्या कहना है? किशोर ने दावा किया कि ये जन सुराज के लगातार दबाव की वजह से हुआ है, जैसे वृद्धा पेंशन 400 से 1100 रुपए करना, आंगनवाड़ी सेविकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, रसोइयों का मानदेय बढ़ाना, बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा। तो वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं? हाँ, क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन साथ ही इन घोषणाओं पर सवाल भी उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सब चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। अफसर लोग बिना मुख्यमंत्री को बताए ये सब कर रहे हैं और ये असल में जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। तेजस्वी यादव पर भी कुछ कहा? हाँ, तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा कि जब वो खुद उप मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई थी, अब श्रेय ले रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है अगर हम स्रोत सामग्री को देखें? दिलीप जायसवाल पर हत्या का मामला दबाने का आरोप, मंगल पांडे पर आय से अधिक संपत्ति का शक, वो 2.25 करोड़ रुपए, सम्राट चौधरी पर हत्या का पुराना आरोप, जेल यात्रा, और शिक्षा पर बड़े सवाल। हाँ, मैट्रिक फेल होकर डॉक्टरेट का दावा, फिर अशोक चौधरी पर 200 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप, पीए के नाम पर जमीन, ट्रस्ट का इस्तेमाल, और आखिर में संजय जायसवाल पर अपने फायदे के लिए फ्लाईओवर रुकवाने और पेट्रोल पंप बिलों में भ्रष्टाचार का आरोप। बिल्कुल, और ये सभी दावे सिर्फ हवा हवाई नहीं है। स्रोत बताता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी स्पेसिफिक डिटेल्स दी गईं, तारीखें, रकम, बैंक अकाउंट नंबर, कथित दस्तावेजों का हवाला, जैसे मेयर का पत्र, कोर्ट का हलफनामा। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ये सारी जानकारी एक राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्रोत से आ रही है। आरोप बेहद तीखे और गंभीर हैं। सही कहा, ये एक पक्ष का नजरिया है जो उन्होंने सबूतों के साथ पेश करने का दावा किया है, और प्रशांत किशोर ने आरोपी नेताओं के साथ साथ ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को भी खुली चुनौती दी है कि वो जांच करें। हाँ, तो अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह स्रोत जैसा जनसुराज ने प्रस्तुत किया है वो बिहार के सत्ताधारी गठबंधन के भीतर कथित तौर पर गहरे भ्रष्टाचार और राजनीतिक तिकड़मों की एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल, ये आरोप सीधे सीधे एनडीए के बड़े नेताओं पर है और उनके चाल चरित्र चेहरे पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। कम से कम स्रोत के नजरिए से तो यही लगता है। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, और यह स्रोत से ही उभरता है, भले ही सीधे न पूछा गया हो, कि भाई स्रोत इतने गंभीर आरोपों को इतने विशिष्ट विवरणों के साथ सामने रख रहा है, वो भी इतने स्थापित और शक्तिशाली लोगों के खिलाफ। हाँ। तो सवाल यह है कि राजनीतिक बयानबाजी से हटकर ऐसे दावों की सच्चाई पता लगाने और अगर वो सही साबित हो तो जवाबदेही तय करने के लिए हमारे पास असल में क्या व्यवस्था है, क्या मैकेनिज्म है? खासकर तब जब आरोप उन्हीं लोगों पर हों जो सत्ता में बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच प्रक्रिया कितनी कारगर है और इसे कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। सोचने वाली बात है। इस एआई पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।